नमस्कार सभी बच्चों को। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे जामुन का पेड़। कृष्णचंद्र का पाठ है और पाठ के व्यंग्य है हास्य व्यंग्य। बड़ा अच्छा आनंद आता है पढ़ने में, जानकारी मिलती है। हमारे जो देश के विभाग है उन विभागों में किस प्रकार से खींचतान होती है। कृषि विभाग और शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, जो जितने भी विभाग बने हुए हैं वह अपने काम के प्रति एक दूसरे पर डालना चाहते हैं। तो इस प्रकार का बड़ा हास्य व्यंग्य है, इसको पढ़ते हैं और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आएगा। बड़े हंसी मजाक का पाठ है। ठीक है बेटा, कर लेता हूँ इससे। क्या हो गया इसमें यार? ठीक है ना। तो पाठ का नाम है जामुन का पेड़ और लिखा है इसने श्री कृष्णचंद्र जी ने। कृष्णचंद्र जी बड़े अच्छे राइटर हैं, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। इस अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। बड़ा अच्छा व्यंग्य था लिखने वाले हैं। हमारी व्यवस्थाओं पर, हमारे अस्पतालों पर, हमारे क्या नाम से शिक्षा विभाग पर, हमारे क्या नाम से तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है देश की, और जिस देश में जो विभाग काम कर रहे हैं तो उन विभागों की जो कार्य प्रणाली है उस पर बड़ा व्यंग्य है। ये अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम, मौत तो बेरहम होती है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है, जबकि अस्पतालों का काम है इलाज करना, अच्छे से इलाज करना और व्यक्ति की अच्छी तरह हिफाजत करना। ये अस्पताल करते हैं, लेकिन वो अस्पताल करते नहीं है। अस्पताल तो पैसा चाहिए, पैसा दे दो और भर्ती रहो, इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसी बातों को लिखने वाले कृष्णचंद्र है। कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र लिखा हुआ है ना, जिनका जन्म 1914 1914 को पंजाब के वजीराबाद गांव, जो जिला गुजरा कला है, पंजाब के अंदर जिला है गुजरा कला, वहां पर वजीराबाद नामक की जगह पर हुआ। 1914 के अंदर, यानी कि 1914 1914 के अंदर इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं के नाम सुनना ध्यान से, याद रखना है। आते हैं प्रश्न इस प्रकार के कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, तो उनका लेखक का और कवि का परिचय आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, कि कहाँ पैदा हुआ, क्या क्या लिखा, कौन कौन से प्राइज मिले, किस प्रकार की उनकी शैली रही है, लेखन शैली रही है, और कब उनकी मृत्यु हुई है, किस काल के कवि है। ये सारी बातें क्या नाम से पाठ में और प्रश्नों में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा एक खंदक, एक गिरजा एक खंदक, और यूकेलिप्टिस की डाली। यूकेलिप्टिस पेड़ होता है, जानते हैं हम, यूकेलिप्टिस बड़ा लंबा पेड़ होता है, पत्ते आते हैं उसके। हमारे शहर में भी आपको कहीं दिख जाएंगे, लंबे लंबे पेड़ है, बड़े ऊंचे जाते हैं, उनको बोलते हैं यूकेलिप्टिस का पेड़ की डाली, सॉरी, है ना। एक गिरजा एक खंदक और यूकेलिप्टिस का ही डाली, ये इनका कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह है इसके इनके अंदर, है ना। ये लिखा आपने। दूसरा है शिकस्त, जरगांव की रानी सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वशी हैं, जब खेत जागे 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर, एक किनारे, एक वायलिन समुद्र के किनारे, कागज की नाव मेरी यादों के किनारे। ये इनके इतने सारे उपन्यास है, बड़े अच्छे उपन्यास है, जो सामान्य उपन्यास है, क्या नाम से, जो लोग जीवन के घटनाओं से संबंधित उपन्यास है ना। तो इतने सारे आप दोबारा देख लें। जरगांव की, सॉरी, शिकस्त है एक, तो शिकस्त, जरगांव की रानी है, ये भी अच्छा उपन्यास इनका। सड़क वापस जाती है, अच्छा उपन्यास है। आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वश हैं,
जब खेत जागे 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव मेरी यादों के किनारे। ये इनके इतने सारे उपन्यास है। और उपन्यासों का पढ़ने का समय मिले तो पढ़ना कभी लाइफ में, अच्छे उपन्यास है ना। इनको साहित्य अकादमी से बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, है ना। और पुरस्कारों का जिक्र किया नहीं है, लेकिन साहित्य अकादमी क्षेत्र से इनको पुरस्कार काफी मिले, है ना। सही, बहुत से पुरस्कार मिले हैं। और 1977 1977 के अंदर इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई इनकी, है ना। तो 14 में जन्म हुआ और 77 में मृत्यु हो गई। इस दरमियान काफी कुछ ये हमको दे गए, काफी कुछ हमको लिख गए, काफी कुछ हमको बढ़ाए गए, हम जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। कृष्णचंद्र जी, जिनका जन्म पंजाब के वजीराबाद में गुजरा कला जिला है, वहां पर हुआ था। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, अर्थात प्रेमचंद चले गए और 1936 में उनका देहावसान हो गया था। उन्होंने काफी कहानियां लिखी है। मानसूर में जो 8 भाग है, उसमें बहुत सारी 300-450 कहानियां उनकी है, बहुत सारी कहानियां हैं। उपन्यास उन्होंने बहुत सारे लिखे ही थे, लेकिन उनके बाद जो वो तो एक मुख्य थे उस युग के अंदर है। उन्होंने कहानी, उनको कहानी के नाम से सम्राट कहा जाता है, कहानी का जो वो कहा जाता है उनको। तो उसके बाद इस विधा को, कहानी विधा को आगे बढ़ाया, उसमें कृष्णचंद्र जी का भी अपना नाम आता है। उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण का नाम महत्वपूर्ण है, अर्थात प्रेमचंद के पश्चात जो कहानी क्षेत्र में जो कहानियों को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसमें उर्दू के भी हैं, उर्दू के शब्दों का प्रयोग है लेकिन कम है ना। तो फिर उर्दू कथाकार के रूप में कह सकते हैं इनको। तो उनका नाम महत्वपूर्ण क्षेत्र में लिया जा सकता है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, अर्थात एक संघ था, एक क्या नाम से विचारधारा थी, प्रगतिशील। मैंने बताया आपको, प्रगतिशील होता है कि जहां पर सब बराबर हो, जहां कोई भेदभाव नहीं हो, है। और शोषक और शोषित के जो बीच का भेद है, उसको खत्म करने की बात कही जाती हो। न देश में, समाज में, वर्ग में न कोई शोषक वर्ग हो जो गरीबों का शोषण करे, और न ही शोषित वर्ग हो जो क्या नाम से इनका शोषण करे, अन्याय करे गरीबों पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, है। न शोषक हो, न शोषित, न गरीब हो, न अमीर हो। जो हमारे देश के अंदर, हमारे विश्व के अंदर जो साम्यवादी परंपरा है, समाजवादी परंपरा है, उसको मानने वाली परंपरा ही प्रगतिशील विचारधारा कहलाती है। यानी कि जो राजनीति के अंदर जिसको साम्यवाद कहते हैं, कम्युनिज्म जो होता है ना, कम्युनिस्ट, वो ही क्या नाम से साहित्य के अंदर प्रगतिशील विचारधारा कहलाती है। ऐसी बात लिखने वाला, गरीबों के बारे में लिखने वाला, दलितों के बारे में लिखने वाला, निम्न श्रेणी के लोगों के बारे में लिखने वाला, है, किसानों के बारे में लिखने वाला व्यक्ति क्या नाम से वो प्रगतिशील कहलाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और गरीबों, मजदूरों, जितने भी वो है मुझे निम्न श्रेणी के लोग हैं, वो सारे एक हो जाओ और अमीरों की पूंजी को लूट लो, और लूट करके आपस में बांट लो। इस तरह का नारा उन्होंने दिया था। इस तरह की बात करने वाले प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ेंगे आप, सारे उनमें इस तरह की बात आपको मिलेगी, है। तो प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध रहा था, उससे आप जुड़े रहे, और वैसी बातें, वैसी भावनाएं, वैसी चिंतन आपका रहा है, और वैसा ही लेखन आपने लिखा है, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से लगता है। अर्थात उसका प्रभाव, उसका असर, वही अभिव्यक्ति, वही बातें, वही क्या नाम से उनके उपन्यास, कहानियां, कविता, उनके अंदर वैसी बातें मिलेंगी। उनमें कहानियों में गरीबों, मजदूरों, जो हमारे निम्न तबके के लोग हैं, हमारे यहाँ के 2-3 तरह के वर्ग है, अभिजातीय वर्ग है, मध्यम वर्ग है, और निम्न वर्ग है। तो निम्न वर्ग को कोई सुनने वाला नहीं है, अर्थात उनकी बातें सुनाने के लिए जैसी बातें हैं आप अपने साहित्य में वो लिखते हैं। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखक को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। अर्थात वो केवल लिखे, और लिखने से जो उनकी जो आमदनी होती थी, उससे उनका घर बार चलता था, उसी अपनी रोजी रोटी कमाते थे वो, है। तो ये बात कही गई इनके बारे में कि जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया, चाहे पत्रकारों में लिखो, या अखबारों में लिखो, और क्या नाम से किताबों में लिखो, ये तो है ही उनकी, है।
या जो उपन्यास वगैरह है ये तो लिखे ही उन्होंने, लेकिन इसके अलावा भी जो वो लिखते रहे हैं, तो रोजी रोटी का माध्यम इनका लेखन ही रहा है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा पुंछ, जम्मू कश्मीर में एक जिला है, पुंछ जिला है, ऊपर जाते हैं ना, पहाड़ में जाते हैं हम, तो वहां पर हमको एक पुंछ नाम का जिला आएगा, वहां पर पढ़ाई की इन्होंने। प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, सेकेंडरी शिक्षा है, वो पुंछ में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 30 में लाहौर आ गए, अर्थात जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब लाहौर वगैरह सब पाकिस्तान में जो है आजकल, तो वो हमारे देश में एक ही था, तो लाहौर में चले गए 1930 के अंदर, 1930 के अंदर, है ना। और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो वहां पर कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है फॉरमैन कॉलेज। वहां पर आपने एडमिशन लिया और वहां पर आपने हायर एजुकेशन, जो पीजी की और क्या नाम से यूजी की, ये जो होती है अंडर ग्रेजुएशन है, स्नातक की, और क्या नाम से स्नातकोत्तर की परीक्षाएं, वो वहीं से पढ़ाई की आपने। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, अर्थात अंग्रेजी जो विषय है उसके अंदर एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, स्नातकोत्तर इंग्लिश में आपने परीक्षा पास की। अंग्रेजी में की, लिखते हिंदी में थे, उर्दू में थे, है ना। और बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया, बाद में फिल्मों में जुड़ गए, फिल्मों में कहानियां लिखना, फिल्मों में संवाद लिखना, फिल्मों में क्या नाम से जो होता लिखा पड़े काम, गीत लिखना, ये आपने वहां पर बॉम्बे चले गए और अंतिम समय तक वो बॉम्बे में रहे, वहीं की फिल्मों में जुड़े रहे, फिल्मों में लिखते रहे, फिल्मों के लिए पटकथा होती है, पटकथाएं लिखी, संवाद होते, संवाद लेखन किया, कई फिल्मों में गीत लिखे, तो ये काम आपने मुंबई में रहकर किया। ये इनका जीवन है, इनका क्या नाम से परिचय है कृष्णचंद्र का, जो मैंने बताया आपको, है ना। इसको आप एक बार फिर और रिवाइज करना और पढ़ना है इसको, ठीक है। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख भी बहुत लिखे हैं, अर्थात उपन्यास तो लिखे ही है, नाटक भी लिखा है आपने, रिपोर्टाज जो होते हैं रिपोर्टिंग वाले वो भी लिखा है, और लेख वगैरह जो लिखे हैं, छपते रहे हैं क्या नाम से इनके अखबारों में, मैगजीन में, पत्रिकाओं में, ये भी बहुत लिखे हैं। लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है, अर्थात कहानी ज्यादा लिखी उन्होंने अपने साहित्य क्या नाम उसके अंदर, कहानियों को बहुत लिखा है, अर्थात कहानीकार के रूप में वो जाना जाता है। महालक्ष्मी का पुल, महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने, ये दो रचनाएं हैं, आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने, ये इनकी क्या नाम से अपनी फेमस मशहूर कहानियां मानी जाती हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं, अर्थात जब लिखते हैं, भाषा लिखते हैं, शैली लिखते हैं, जैसे हम कविता लिखते हैं और कविता को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से गद्य में लेखन करते हैं, काव्यात्मक रोमानियत, इस प्रकार से काव्य सुनते हैं, कविता सुनते हैं, उसकी रोमानियत जो हमारे अंदर आती है, लोगों में आती है, वही रोमानियत कह रहा था कहानियां पढ़ने में आती है। शैली की विविधता, शैली जो लिखने का स्टाइल, शैली होती है स्टाइल लिखने का, तो उसके कारण भी आपने अपना अलग अलग स्थान बनाते हैं, अलग वो क्या नाम से नाम किया आपने। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत परिचित रहे हैं, अर्थात उर्दू कथा, उर्दू की जो कहानियां हैं, उसमें क्या नाम से अनूठी रचनाशीलता लिखे, उर्दू हिंदू मिला जुला रूप लिखते हैं कहानियों में, तो लेकिन उर्दू के भी कवि के नाम से जाना जाता है इनको, है ना। तो उसमें बहुत से चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे, अर्थात मैंने जैसा कि आपको बताया प्रगतिशील, और हमारे यहाँ काफी जो राइटर्स हुए, काफी लेखक हुए हैं, वो प्रगतिशील साहित्य से जुड़े रहे हैं, प्रगतिशील बातें लिखी है उन्होंने, गरीबों के बारे में, मजलूमों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, है उनको अपना विषय बनाया है। और जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिनकी समाज में सुनाई नहीं होती है, जो समाज में पिछड़े हैं, दबे हैं, दलित है, ऐसे वर्ग, ऐसे लोग, जिनकी कोई सुनता नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों की भावनाओं के बारे में, ऐसे लोगों की समस्याओं को उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा, कह रहा है साहित्य के द्वारा हम तक पहुंचाया है। तो ये प्रगतिशील और यथार्थवादी वास्तविकता है, समाज की वास्तविकता है, समाज का सच्चाई है, उस सच्चाई को लोगों के सामने लाए हैं। अर्थात गरीब नहीं हो, किसान नहीं हो, मजदूर नहीं हो, तो समाज कैसे चलेगा, इनका बड़ा महत्व समाज के अंदर है। अर्थात
ये बड़े बड़े महल बनते हैं, बड़े बड़े मकान बनते हैं, कौन बनाता है? गरीब बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग बनाते हैं। ऐसे लोग जो हमको समाज को विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में यथार्थवाद नजरिए से लिखे इनके जो पाठ है वो अच्छे लगते हैं और उसी के पक्षधर है, उसी तरह की बात लिखने वाले हैं। अब है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ जो पाठ हम पढ़ेंगे, जामुन के पेड़ में क्या है? जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा कहानी है, और हास्य व्यंग्य है, इसके अंदर हंसी है, मजाक है, व्यंग्य है। व्यंग्य किस पर है? हमारे समाज के ऊपर, हमारे समाज की जो सरकार के ऊपर और सरकार के जो विभाग है उन पर व्यंग्य है। और व्यंग्य होगा तो हंसी आएगी, हास्य है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है, जैसा लिखते आ रहे हैं, जैसा हास्य व्यंग्य में सब होता है, उसी परंपरा को, उसी परिपाटी को कहानी आगे बढ़ाती है, अनुपालना करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। अर्थात कोई घटना, कोई जो बात है हम पढ़ेंगे वो कोई उसमें अतिशयोक्ति मिल जाए और व्यंग्य है तो अविश्वसनीय जान पड़े, इसका विश्वास नहीं हो सकता है, ऐसी बात में इसमें लिखी मिल जाएगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हास्य व्यंग्य में ऐसा होता है। और हास्य व्यंग्य वगैरह अतिशयोक्ति और अविश्वसनीय बातें नहीं देंगे तो अच्छा हास्य व्यंग्य निकल आता है, कोई हैरत की बात नहीं है ना। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं की मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती है ना। अर्थात जहां पर हास्य है, जहां पर व्यंग्य है, वहां विश्वसनीयता ज्यादा उसको परिपाटी नहीं मान सकते उसको, या कसौटी नहीं मान सकते उसको ना। होती प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर की बात को की समझ पैदा होती है कि हम क्या है, हमारी सोच क्या है, हम किस तरह के जीवन को जीते हैं, किस तरह की चीजें हमको चाहिए, ये बातें हमको समझ आती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। अर्थात जब दफ्तर में जाते हैं हम किसी काम के लिए, और दफ्तर में जाने के बाद जो हमको वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो समझ में आती है हमको कि कितना हमारे यहाँ समाज में, हमारे जो क्या नाम से सरकार में, हमारे विभागों में कितना वो अंतर आता है ना। तो सारी चीजें हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती है, अर्थात इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमान्य होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है कि आज हमारी जो समाज की व्यवस्था है, हमारी सरकार की व्यवस्था है, हमारे जो सरकार की कार्यालय है, विभाग है, और उन विभागों की व्यवस्था है, वह देखने पर पता लगता है कि कितना यहाँ पर हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह की जो लचीली हमारी व्यवस्था है। तो ये सारा हमको सोचने को बाध्य करता है। तो बड़ा अच्छा व्यंग्य है जामुन का पेड़। पढ़ते हैं जामुन का पेड़, है ना। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ था, आंधी तूफान आई, रात का समय था और उस समय में बड़ा तेज तूफान आया, बड़ी आंधी चली, है ना। सेक्रेटरीट होता सचिवालय, हर सचिवालय होता है हर डिपार्टमेंट का, हर विभाग का सरकारी सचिवालय जयपुर में है, केंद्रीय सचिवालय, जहाँ पर सारे वो अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं और सचिव बैठते हैं। के जामुन लाउन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। अर्थात जब झक्कड़ चला, आंधी आई, तूफान आया, तो उस आंधी तूफान के हवा के चक्कर में एक जामुन का पेड़ था, वो सेक्रेटरीट के बीच में गिर गया, टूट के गिर गया। होता है आंधी में, अगर जोर से आंधी चलेगी, जोर से तूफान आएगा, जोर से क्या नाम से ये होगा तो ऐसा होगा। सवेरे को जब माली ने देखा, सुबह से कौन जाता है? चपरासी जाते हैं, माली जाता है, पेड़ पौधे जो देखने वाला है वो जाता है। तो उसने माली ने देखा, क्या कहा देखा उसने कि ये पेड़ गिरा हुआ है। काय का पेड़ गिरा हुआ है? जामुन का पेड़ गिरा हुआ है। तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। जब उसने गौर से देखा, पेड़ के पास गया और पेड़ के पास जाकर के देखा तो उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। अब आदमी कौन है, कैसे दबा है, कैसे वहां क्यों गया, ये बात की बात है, ये अतिशयोक्ति है, ये क्या नाम से अविश्वसनीय चीजें हैं। लेकिन उस पेड़ के नीचे क्या नाम से आदमी दबा पड़ा है, ये चीजें सारी क्या नाम से माली ने, जो माली होता है पेड़ों की रखवाली करता है, पेड़ों की वो क्या नाम से देखता है, पानी देता है, उनकी हिफाजत करता है, उसने जाकर के देखा है कि रात के अंधेरे में, रात में क्या नाम झक्कड़ में, आंधी में, तूफान में, और सेक्रेटरीट के लॉन में, जो लॉन था आंगन, वहां पर जामुन का पेड़ गिरा पड़ा है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है ना।
माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। माली वहां से उठा, उसके बाद चपरासी नंबर आता है। चपरासी थोड़ा देर से आता है, माली थोड़ा जल्दी आता है, कि उसको पानी देना होता है, फूल तोड़ने होते हैं, या और जो भी अपने जो पेड़ पौधे हैं उनकी हिफाजत करनी होती है, तो वो जल्दी आता है। वो जब उसने आदमी पड़ा हुआ देखा तो दौड़ा उसके पास गया, चपरासी के पास गया। चपरासी इसका सचिवालय का चपरासी उसके पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। चपरासी बड़ा कौन होता है? चपरासी ऊपर होता है क्लर्क, बाबू, ऑफिस का बाबू। अर्थात चपरासी सीधा बाबू के पास गया, क्लर्क के पास गया। अरे के साहब साहब वहां पेड़ गिर गया, पेड़ के नीचे आदमी पड़ा हुआ, आदमी दबा हुआ है। फिर क्लर्क कहाँ गया? क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिंटेंडेंट के पास गया, जो विभाग का सुप्रिंटेंडेंट होता है, अधीक्षक है, कार्यालय का अधीक्षक होता है, सुप्रिंटेंडेंट होता है, तो उसके पास गया। भाई पदानुक्रम है ना, तो एक के बाद एक किसको बताएंगे, जो इसका जो ऑथोरिटी पावर किसके पास है, कौन कौन इसका आदेश देगा है। इस प्रकार से वो एक के बाद पदानुक्रम के अनुसार आगे 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 बढ़ते रहे। तो सेक्रेटरी के पास गया। सुप्रिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। जैसे उसने उससे बाबू ने सुप्रिंटेंडेंट को बोला, सुप्रिंटेंडेंट सुनी बात को, और बात सुनते हुए दौड़ा बाहर आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई है। जब एक के बाद एक तो को लोग एक के पास सूचना जाएगी, और सूचना जब पूरे उसमें फैलेगी क्या नाम सचिवालय के अंदर, तो वहां पर तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के जो लोग काम करते हैं, अनेक बाबू है, अनेक सेक्रेटरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अनेक चपरासी है, वो सारे देखने के हिसाब से वहां पर इकट्ठे हो गए। उस पेड़ के आसपास भीड़ जमा हो गई, भीड़ इकट्ठे हो गई सब। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। उनमें से एक क्लर्क की आवाज आई, बेचारा। बेचारा होगा जामुन का पेड़। आदमी के बारे में नहीं कह रहे हैं, आदमी के बारे में कुछ तो सोच रहे हैं कि आदमी दवा पड़ा मर जाएगा, उसको उठा नहीं निकालेंगे तो वो व्यवस्था किसमें लगेंगे कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, कितने फल आते थे इसके अंदर। एक क्लर्क ने ये बात कही। और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी, जो जामुन आती थी इसके अंदर पे जो पौधा फल आता था, वो कितना रसीला कितना मीठा होता था। जामुन का पेड़ फलदार था, अच्छे अच्छे फल इसके अंदर, अच्छी अच्छी जामुन जो आया करती थी, वो बहुत रसीली हुआ करती थी, बहुत ही मीठी हुआ करती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, क्लर्क है, एक क्लर्क में से कह दिया कि जामुन कितना फलदार था। दूसरा क्लर्क बोला, क्या बोला? मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। जब भी जामुन आते थे इसके अंदर, जब भी फलों का मौसम आता था, तो मैं क्या नाम से झोली भर करके और जामुन इकट्ठे करके अपने घर ले जाता था, खुद भी खाता था, घर परिवार के लोगों को खिलाता था, और सब कुछ से खाते थे। जामुन को सारे लोग मिलकर के हम हंसी खुशी से खाते थे। तीसरा कलर लगभग रुआंसा हुआ बोला, उनमें तीसरा जो कलर था, बहुत सारे कलर थे वहां, तो वो बड़ा रुआंसा रोने जैसे हाथ बना करके और बोला, क्या बोला? मगर ये आदमी, उसको याद आया कि जामुन की बात कर रहे हो, इसके तुम फलों की बात कर रहे हो कि बड़े रसीले थे, जामुन का पेड़ बेचारा ऐसा गिर गया है, लेकिन उसके नीचे जो आदमी दबा उसके बारे में कोई सोच रहा, कोई नहीं बोल रहा कि आदमी मर जाएगा, जहां देर पड़ा रहेगा, तो इसको पहले इसको निकालना चाहिए। तो मगर ये आदमी माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा करेगा। माली ने बताया कि देखो आदमी दब गया इसके अंदर, पेड़ गिर गया और पेड़ के बीच में ये दबा हुआ है। हाँ ये आदमी है। सुप्रिंटेंडेंट सोच में पड़ गया, सुप्रिंटेंडेंट जो था उसका अधीक्षक था, वो क्या नाम से सोच में पड़ गया। देखो आदमी बेचारा, हाँ ये आदमी पता नहीं जिंदा है कि मर गया, था व्यक्ति की चिंता नहीं किसी को, तो मर गया या मर जाएगा, जल्दी निकाले इसको, पता नहीं ये जिंदा है या मर गया है। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ किसकी पीठ पर गिरे वो बैठ कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। तो चपरासी ने कहा कि आदमी जिंदा मर गया। तो दूसरा चपरासी बोला कि पता नहीं है, मर गया होगा, इतना जो भारी जो पेड़ किसी ऊपर गिरेगा तो वो कैसे बच सकता है? पीठ पर गिरे नहीं, जो आदमी नीचे पड़ा हुआ था, जो उसके पेड़ के नीचे दबा हुआ था, वो आदमी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ, अर्थात मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। आदमी बोल गया। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा, अर्थात कराते हुए लड़पड़ाते हुए वजन के मारे, और बोला कि नहीं मैं जिंदा हूं। जिंदा है? एक कलर ने ताज्जुब से कहा, अर्थात कलर बोला
आदमी वो क्या, तो अभी तक आदमी जिंदा है, रात का पड़ा हुआ पेड़ है, पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, और आदमी जिंदा है अब तक। ताजुब से कहा, पूछा उनसे ने, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। तो मालिक का समझदार था, उसने कहा कि पेड़ को हटा करके, पेड़ को काट पीट करके और आदमी को निकालना पहले हमारा कर्तव्य है, पहले सबसे पहले इसको आदमी को हमको निकालना चाहिए ना। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल होता है, मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर मोटा चपरासी अब इंसान है, तरह तरह के इंसान है, एक मोटा है चपरासी होगा, सुस्त जो कामचोर है, काम में जिसका मन में होता है, वो था। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, क्योंकि पेड़ बहुत भारी है, इसका तना है, जो तना जानते हो ना, ऊपर जो डालियां होती है, बीच का जो हिस्सा होता है तना है, उसको तना, तना तने के बीच में गिरा हुआ है, और तना बहुत भारी है, बहुत गहरा है, तो ये इसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। क्या मुश्किल है, माली बोला। सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अर्थात सुपरिंटेंडेंट साहब जो है, हमारे अधीक्षक जो है, कार्यालय का वो है, वो कह दे, वो निकालने के लिए बता दे, वो कह दे कि भाई इसको हटाया जाए तुरंत, तो हम क्या नाम से 10-15 लोग, कुछ चपरासी हो जाएंगे इकट्ठे, कुछ क्लर्क हो जाएंगे इकट्ठे, कुछ क्या नाम से बाबू लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ जो यहाँ के लोग इकट्ठे, 10-15-20 लोग मिलकर के इस पेड़ को हम हटा सकते हैं और आदमी को निकाल सकते हैं, तो आसानी से आदमी निकल सकता है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोले, अर्थात बहुत से क्लर्क ने उसकी हाँ में बनाए कि जो माली कह रहा है वो सही कह रहा है? लगाओ जोर, हम तैयार है, अर्थात सब उठाओ, सब मिलकर के इसको उठाओ, उठा के क्या नाम ऊंचा कर दो और आदमी को निकाल दो, हम सब तैयार है, हम सारे इस काम के लिए तैयार हैं। एक साथ बहुत से पेड़ को उठाने को तैयार है। ठहरो, सुप्रिंटेंडेंट बोला, जो उनका सुप्रिंटेंडेंट था, जो अधिक सबसे बड़ा अधिकारी था, वो कहा रुकिए भी, ठहरिए, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं, अर्थात जो उसके ऊपर होता है अंडर सेक्रेटरी है, सचिव के नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी, तो उससे कहा कि मैं पहले मेरे अधिकारी से पूछ लेता हूँ तो क्या कहते हैं। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी पास गया, बड़ा बड़ा क्या नाम से जो उनका वो था अंडर सेक्रेटरी, वहां गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी के पास जो पोस्ट होती है वो है डिप्टी सेक्रेटरी की, तो डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, और डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जो है उप सचिव, वो क्या नाम से संयुक्त सचिव के पास गया, सेक्रेटरी मतलब सचिव, डिप्टी मतलब उप, और ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब ज्वाइंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, और उसके बाद होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ज्वाइंट सेक्रेटरी ऊपर फंसा होता है सेक्रेटरी, मुख्य होता है सेक्रेटरी, वहां गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, और चीफ सेक्रेटरी किससे आदेश ले, मंत्री चुन के जाते हैं, हम जिनको चुन के भेजते हैं, क्या नाम से विधायक वगैरह, उनको फिर मंत्री बनाया जाता है? वो मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। इसी प्रकार से वो फाइल दौड़ती रही, एक के पास दूसरे के पास, एक दूसरे के पास, और कोई काम नहीं हुआ, केवल फाइल चलती रही। तो आज इतना ही काफी है, टाइम हो गया, और कल पढ़ेंगे, अच्छा पाठ है, अच्छा आनंद आ रहा है, हाँ बच्चों।